तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो हैं साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को शामिल किया जाता है ये सब हम जानते हैं साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत, है ना। तो जब साझेदारी व्यापार शुरू किया जाता है तो पार्टनर्स किन किन बातों को या नियम और शर्तें बनाते समय किन किन बातों को अपने साझेदारी संलेख में या पार्टनरशिप डीड में शामिल करते हैं, उन्हीं बातों पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है फर्म का नाम एवं पता। तो साझेदार व्यापार जब आपस में चालू करते हैं साझेदार, तो उस फर्म का एक नाम रखा जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे मान लो कि साझेदार ने एक व्यापार चालू किया और उस व्यापार का नाम है ABC पार्टनरशिप फर्म, तो ये हो गया आपके साझेदारी व्यापार का नाम। तो यानी जब भी साझेदारी व्यापार किया जाता है उसका एक नाम होगा, प्लस उस नाम के साथ उस फर्म का एड्रेस होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये फर्म रायपुर में है, समता कॉलोनी में, तो इसका एड्रेस हो जाएगा समता कॉलोनी रायपुर। इसका एड्रेस क्या लिखेंगे हम, समता कॉलोनी रायपुर। इसका मतलब हर एक फर्म जो होता है उस एक फर्म का नाम होगा और उसका एड्रेस होगा, जिसको साझेदारी संलेख में सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। दूसरी जो बातें होंगी साझेदारी फर्म में लिखने की, वो होगा व्यापार का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ बिजनेस या एरिया ऑफ पार्टनरशिप। तो जब साझेदार आपस में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो किस क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। अब किस क्षेत्र का मतलब होता है कि पहला होता है स्थानीय व्यापार। ठीक है, तो स्थानीय व्यापार का मतलब होता है कि क्या वो अपने लोकल एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर ये साझेदारी फर्म रायपुर में है तो क्या वो अपना बिजनेस केवल रायपुर में करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा स्थानीय व्यापार। दूसरा जब इसके आगे देखेंगे तो वो होता है राजकीय व्यापार। अब देखिए राजकीय व्यापार क्या होता है, जब केवल एक राज्य के अंदर यानी केवल छत्तीसगढ़ में ही बिजनेस किया जाए तो वो राजकीय व्यापार होगा। फिर हमारा है राष्ट्रीय व्यापार, जब पूरे देश में व्यापार किया जाए भारत के अंदर, और जब क्या हो व्यापार पूरे के पूरे देश और विदेश सब जगह किया जाए तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थानीय, राजकीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 4 क्षेत्र होते हैं व्यापार के। तो जिस भी क्षेत्र में साझेदारों को व्यापार करना है, साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख करना होगा। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है साझेदारों का पता और नाम, यानी नाम और पता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति साझेदार होंगे उनका नाम और पता जरूर हमको क्या होना चाहिए, अपने साझेदारी संलेख में लिखा जाना चाहिए। यानी जब भी आप साझेदारी संलेख बनाएंगे, हर एक साझेदार का, प्रत्येक साझेदार का नाम और उनका स्पेसिफिक डिटेल यानी अलग अलग जो भी उनकी जानकारी होगी, उनका एड्रेस होगा, वो साझेदारी संलेख बनाते समय लिखा जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि साझेदार आपस में ये सारी बात का ध्यान रखेंगे। 5वां जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है साझेदारों की पूंजी। एक बात जान लीजिए कि साझेदार आपस में लाभ कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं ना, साझेदारों की पूंजी, और व्यापार बिना पूंजी के चलता नहीं है। इसीलिए साझेदारों की पूंजी भी इस संलेख में जरूर लिखा जाता है कि कौन सा साझेदार कितने रुपए पूंजी लेके आएगा और पूरे फर्म की पूंजी कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक साझेदारी फर्म है और उस साझेदारी फर्म की पूंजी अगर हम यहाँ लिखें, फर्म की पूंजी अगर मान ले कि 5 लाख रुपए है और साझेदार है मान लो कि 3 साझेदार A, B और C, तो आपस में ये लोग हो सकता है 2 लाख अनुपात 2 लाख और 1 लाख रुपए की पूंजी लगाएं और इस तरीके से फर्म की पूंजी जो 5 लाख रुपए है उसे पूरा करें। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फर्म की पूंजी भी मायने रखती है कि कितना है, क्योंकि बिना पूंजी के कोई भी व्यापार संभव नहीं है। 5वां जो बात है इसमें वो है साझेदारी की अवधि
अब साझेदारी की अवधि का दो अर्थ निकलता है। पहला ये कि साझेदारी जो फर्म चालू होगा तो उसमें खातों का लेखा किस आधार पे किया जाएगा, यानी कि कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर वर्ष पर, या तो फिर क्या होगा, वित्तीय वर्ष पर, वित्तीय वर्ष पर, यानी कि साल का लेखा जोखा 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा या तो फिर 1 अप्रैल से, जो कि वित्तीय वर्ष माना जाता है। ज़्यादातर 1 अप्रैल का समय लिया जाता है। और दूसरा जो है साझेदारी की अवधि, इसका अर्थ ये लिया जाता है कि साझेदारी कितने वर्षों तक चलेगा। ठीक है, कितने वर्षों तक, तो साझेदारी को कितने वर्षों तक चलाना है, इस बात को भी साझेदारी की अवधि में स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा, साझेदारी संलेख पर, साझेदारी अधिनियम पर। अगला जो है साझेदारों का, इस पे वो है कि साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन, यानी लाभ का विभाजन। तो लाभ के विभाजन में प्रत्येक साझेदार आपस में कैसे कैसे लाभ बांटेंगे, क्योंकि बिना लाभ के विभाजन के साझेदारी हो नहीं सकती। साझेदारी का मूल उद्देश्य ही होता है कि व्यापार में होने वाले लाभ को आपस में बांटना या वितरित करना। तो इसीलिए जब हम जो इसका 6 पॉइंट है जो साझेदारी संलेख में ऐड किया जाएगा, वो है साझेदारों का लाभ का विभाजन। अब साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन जो है 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है बराबर अनुपात में, कि साझेदार आपस में जो भी लाभ या हानि होता है उसे बराबर बांटते हैं। दूसरा होता है पूर्व निर्धारित अनुपात में। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा पूंजी के अनुपात में। तो कई बार साझेदार क्या करते हैं, अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि को बांटना निश्चय कर लेते हैं। तो लाभ का विभाजन किस प्रकार करना है, बराबर पूर्व निर्धारित अनुपात में या पूंजी के अनुपात में, इस बात का पहले से ही निर्धारण किया जाएगा। तो अभी तक हमने यहाँ 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि जब साझेदारी संलेख बनेगा तो उनके नियम और शर्तों में किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। सबसे पहले फर्म का नाम और पता होना चाहिए। दूसरा, व्यापार का क्षेत्र, स्थानीय, राजकीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार का व्यापार करना है, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। साझेदारों के नाम और उनके सभी के एड्रेस, इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। फिर साझेदारों की पूंजी, कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लेकर आएगा, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी फर्म में होना चाहिए, और पूरे फर्म की कुल कितनी पूंजी होगी। फिर साझेदारी की अवधि, तो या तो वो कैलेंडर वर्ष यूज़ करेंगे खातों के लिए या अपना वित्तीय वर्ष का इस्तेमाल करेंगे, प्लस उनकी जो साझेदारी है वो कितने वर्षों तक चलेगी, इस बात का भी निर्धारण किया जाएगा। और लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे वो था लाभ का विभाजन, कि साझेदार आपस में लाभ का विभाजन किस प्रकार करते हैं, बराबर करेंगे, पूर्व निर्धारित अनुपात में करेंगे या पूंजी के अनुपात में करेंगे। इतने पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ पॉइंट है जहां पर साझेदारी के नियम और शर्तें बनाते समय इन बात पर ध्यान रखा जाता है। तो अभी तक हमने 6 पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। इसके आगे जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, बराबर अनुपात के बाद, लाभ के विभाजन के बाद 7वां जो पॉइंट है, पूंजी पर ब्याज। साझेदार आपस में, साझेदारी फर्म में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने प्रतिशत पे मिलेगा, कितने प्रतिशत पर उनको ब्याज दिया जाएगा, इस बात का पूर्व निर्धारण कर लिया जाएगा और संलेख पर लिख दिया जाएगा पूंजी पर ब्याज के बारे में। इसके बाद जो 8वां है वो है अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। तो अतिरिक्त पूंजी जो साझेदार लेके आता है, व्यापार के प्रारंभ में साझेदार कुछ पूंजी लगाता है जिससे कि उनका व्यापार शुरू होता है। बाद में पैसे की कमी को पूरा करने के लिए साझेदार अलग से कुछ रकम लगाते हैं जो अतिरिक्त पूंजी कहलाता है। तो क्या उस अतिरिक्त पूंजी पर साझेदारों को ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का भी पूर्व निर्धारण कर लिया जाएगा कि साझेदारों को अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो कितने प्रतिशत पर ब्याज देना है, इसको भी पहले से पूर्व निर्धारित करके लिख दिया जाएगा। 9वां जो है वो है वेतन एवं कमीशन। तो साझेदार जो होंगे उनको उनके द्वारा किए गए काम के लिए वेतन या किसी प्रकार का कोई कमीशन
देना है या नहीं देना है। तो अगर फर्म के साझेदार चाहते हैं कि उनको उनके द्वारा किए गए काम का वेतन मिले, उनके द्वारा किए गए सेल पे कमीशन मिले, तो वो वेतन और कमीशन कितना मिलना चाहिए, कितने प्रतिशत का कमीशन मिले, कितना वेतन मिले, इस बात का उल्लेख अपने संलेख पर लिख देंगे, कर देंगे और उसी आधार पर फिर वे वेतन और कमीशन लेंगे। अगर वो चाहते हैं कि किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन ना दिया जाए, तो तब भी वो संलेख में इस बात को लिख देंगे कि किसी भी साझेदार को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए कोई भी वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का भी पूरा उल्लेख हमको कहाँ करना होता है, साझेदारी संलेख पर। फिर हमारा आता है आहरण पर ब्याज। कई बार साझेदारों को ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पैसा साझेदारी फर्म से निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आहरण। तो उस आहरण पर जो साझेदार अपनी ज़रूरत पर पैसा निकालते हैं, उस आहरण पर उनको ब्याज देना होता है। अगर फर्म के में इस बात का उल्लेख किया गया, तो साझेदारी फर्म ने अगर ये नियम बनाया कि आहरण पर ब्याज लेना है, तो फिर वो उसको अपने नियमों में ऐड कर देंगे। अगर वो आहरण पर ब्याज नहीं लेना चाहते, तो या तो वो उसमें लिख देंगे कि आहरण पर कोई ब्याज नहीं होगा, या तो फिर वो इस नियम को लिखेंगे ही नहीं, जिसका ऑटोमेटिक मतलब यही होगा कि आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं होने वाला है। इसके बाद जब हम देखेंगे आहरण पर ब्याज के बाद, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे साझेदारी की अवधि। जो साझेदारी की अवधि थी, खैर वो हमने पढ़ लिया था, वो था लास्ट में साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन। अब समापन क्यों? क्योंकि अगर साझेदार लोगों के मिलने से और आपस में व्यापार शुरू करने से साझेदारी का जन्म होता है, तो साझेदारी का समापन भी जरूर होगा। तो साझेदारी का समापन किस आधार पे होगा? क्या किसी साझेदार के रिटायरमेंट होने पर, यानी अवकाश ग्रहण करने पर, या किसी साझेदार के मृत्यु हो जाने पर, अगर फर्म चाहता है, साझेदार चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ए, बी और सी ने मिलकर साझेदारी की, अब वो चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में इनमें से कोई भी एक रिटायरमेंट लेना चाहे और रिटायरमेंट लेकर चला जाए, या किसी का अचानक से देहांत हो जाए, तो वो चाहेंगे कि हम साझेदारी वहीं समाप्त कर दें। तो वो इस नियम का उल्लेख अपने फर्म में कर सकते हैं, फर्म के संलेख पर, कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु या कोई अवकाश ग्रहण करता है तो साझेदारी का समापन हो जाएगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि साझेदारी का समापन किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या अवकाश ग्रहण करने पर ना हो, तो इस बात का उल्लेख भी अपने वो संलेख पर करेंगे और उस आधार पर ही नियमों को मानेंगे। तो कहने का कुल मतलब यही है कि साझेदारी संलेख में जब बनाया जाता है साझेदारी संलेख, तो उसमें उसके नियम और शर्तों को उल्लेख किया जाता है, और नियम और शर्तें जिस प्रकार से लिखी जाती हैं, उसी आधार पर साझेदारी व्यापार आगे फ्यूचर में चलता है, और उसी आधार पे खाते बनाए जाते हैं, वेतन कमीशन दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा छूट गया था, जो था ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज। अच्छा, ऋण पर ब्याज दो तरीके से होगा। पहला होगा फर्म से ऋण, फर्म से ऋण, और दूसरा होगा फर्म को ऋण, फर्म को ऋण। तो इसमें मतलब है फर्म से ऋण। तो कई बार फर्म से साझेदार ऋण ले लेते हैं, तो फर्म को वो ऋण की रकम बाद में वापस करना होता है। यानी जब पार्टनर्स अपने ही फर्म से लोन ले ले और अपने फर्म को बाद में लोन तो वापस करेगा ही, साथ ही उस लोन के अमाउंट पर उसे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर पार्टनर्स ने आपस में साझेदारी संलेख या एग्रीमेंट बनाते समय, डेट बनाते समय ये डिसाइड किया कि फर्म से अगर कोई ऋण लेता है, लोन लेता है, तो उसे इंटरेस्ट देना है जिसका एक परसेंटेज सेट होगा। फॉर एग्जांपल मान लो फर्म से ऋण पर 6% डिसाइड किया गया कि इंटरेस्ट हो, तो जो भी पार्टनर अपने फर्म से लोन लेगा उसे फर्म को 6% इंटरेस्ट देना होगा। या तो फिर फर्म को ऋण, अगर किसी पार्टनर ने अपने फर्म को, फॉर एग्जांपल ए बी सी में ए ने 10,000 रुपये का लोन दिया फर्म को, तो फर्म अपने लोन को वापस लेगा ही लेगा, साथ ही उस लोन पर इंटरेस्ट भी लेगा, अगर नियम में बनाया गया है तो। अगर ऐसा नियम बना है तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमने शुरू में 6 पॉइंट्स की बात की। 6 पॉइंट्स यहाँ थे हमारे। पूंजी पर ब्याज कितना परसेंटेज पर साझेदारों को दिया जाएगा या
नहीं दिया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज होगा या नहीं होगा, होगा तो उसका भी दर क्या होगा। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज की दर को ही अतिरिक्त पूंजी की ब्याज की दर माना जाता है। साझेदारों को वेतन और कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, इस बात का उल्लेख किया जाएगा। आहरण पर ब्याज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा। साझेदारी का समापन किन आधारों पे होगा, क्या किसी साझेदार की मृत्यु होने पे साझेदार का समापन होगा, क्या किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी का समापन होगा, या ये घटनाएं होने के बाद भी साझेदारी का समापन नहीं होगा। इस नियम का भी उल्लेख संलेख पर लिखेंगे। और ऋण पर ब्याज, अगर फर्म को ऋण दिया गया तो उस पर क्या ब्याज होगा, या फर्म से ऋण लिया गया उस पर क्या ब्याज होगा, या दोनों पे ही ब्याज नहीं होगा, इस बात का भी उल्लेख कहाँ करना है, साझेदारी संलेख पर। तो ये मुख्य हमने 12 पॉइंट्स पे बात की है जो आपको एग्जाम में उत्तर लिखने में भी हेल्प करेगा और क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प करेगा। तो उम्मीद है साझेदारी संलेख में शामिल होने वाले मुख्य बातें कौन कौन सी है उस पर हमने डिस्कस किया और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।